हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूनोफेन। आज हम यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1, 2 एंड 3 इन तीनों आर्टिकल्स को हमने ऑलरेडी डील कर लिया है। एक क्विक रिकैप लेते हैं। तो आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज़ भारत, और यहाँ पर आर्टिकल 1 में मैंशनड है इंडिया का जो नेम है, दो नाम, इंडिया एंड भारत ऑफिशियल नेम्स, साथ में टेरिटरी ऑफ द इंडियन यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया। देन आर्टिकल 2 में आपको देखने को मिलेगा कि ये प्रोसेस देता है कि कैसे आप किसी भी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में इंक्लूड कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कल को श्रीलंका, बांग्लादेश या कोई भी टेरिटरी है जो कि चाहती है कि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बने, और हमारी पार्लियामेंट भी उस पर एक्सेप्ट करती है कि नहीं आप बन सकते हो पार्ट, या फिर हम किसी के अगेंस्ट वॉर लड़ते हैं और हम वॉर जीतते हैं, उसमें कोई नई टेरिटरी हम वॉर में एक्वायर करते हैं, तो उसको ऑफिशियल वे में हम कैसे इंक्लूड करेंगे विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 2 बताता है। देन आर्टिकल 3 बोलता है कि कैसे आप किसी भी जो एग्जिस्टिंग इंडियन स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी, इनकी अगर आपको टेरिटरी चेंज करनी है या फिर इनकी बाउंड्री में ऑल्टरेशन करना है, इनकी बाउंड्री इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है, इनकी टेरिटरी, इनका नाम चेंज करना है, या फिर किन्हीं भी दो स्टेट्स को मिला करके एक नया स्टेट बनाना है, या फिर किन्हीं भी दो स्टेट की टेरिटरी को यहाँ पर आपको बाइफर्केट करके एक नया थर्ड स्टेट बनाना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम कैसे करेंगे? बाय यूजिंग आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो आर्टिकल 4 है हमारा, ये रिलेटेड है विद द आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसे देखने वाले हैं। तो आर्टिकल 4 का टाइटल क्या बोलता है कि ये आपको सीधे बताता है कि ये रिलेटेड है आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 से रिलेटेड लॉज से। इट मीन्स अगर आप आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को यूज़ करते हो फॉर द पर्पसेस विच आर मेंशन्ड इन दोज आर्टिकल्स, जैसे मैंने आपसे बताया कि इससे आप फॉरेन टेरिटरी को इंक्लूड करते हो यूनियन में, या फिर ऑल्ट्रेशन करते हो, ये सारी चीज़ें, ये जो भी आप अमेंडमेंट करते हो, ठीक है, ये इनसे रिलेटेड है। अब इससे क्या बोला है इनसे रिलेटेड, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये एकदम एग्जैक्टली वही टेक्स्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मैंशन्ड है। तो इस आर्टिकल 4 का सब क्लॉज 1 बोलता है कि अगर कोई भी लॉ है, एनी लॉ रेफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 शैल कंटेन सच प्रोविजंस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, देन फोर्थ स्केड्यूल एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ एंड मे ऑल्सो कंटेन सच सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस। तो यहाँ पर ये सिंपली बोलता क्या है, अगर आप आर्टिकल 2 या फिर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को यूज़ करते हो, तो जो भी इसके साथ में आप चेंजेस लाओगे उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्केड्यूल एंड फोर्थ स्केड्यूल में भी चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, इसको ईजी मैनर में समझाता हूँ। सपोज दैट आपने आर्टिकल 3 को यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है, और आपने आर्टिकल 3 को यहाँ पर यूज़ किया किस लिए? यूपी से आपने उत्तराखंड को अलग करने के लिए यूज़ किया, जो कि 2000 में किया गया था, ठीक है, इन द ईयर 2000 आई थिंक सो, इफ़ आई एम राइट। तो यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया था। अब जब ये अलग किया गया होगा तो आपको पता है कि जो यहाँ पर स्केड्यूल 1 है और स्केड्यूल 4 है, इनमें दो चीज़ें दी हुई हैं। स्केड्यूल 1 में मैंशन्ड है टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, वहाँ पर जो भी टेरिटरी है इंडिया की वो मैंशन्ड है प्रॉपरली, ठीक है। देन फोर्थ शेड्यूल में क्या मेंशन्ड है कि राज्यसभा की सीट्स हैं, किस स्टेट को कितनी मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं। अब आपने आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को यूज़ किया, उससे आपने यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया, ठीक है। अब अलग किया तो अब इसमें कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इसका, ठीक है, या फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फर्स्ट शेड्यूल में भी चेंजेस करने पड़ेंगे एंड फोर्थ शेड्यूल में भी। तो ये आर्टिकल 4 सीधे सीधे ये बोलता है कि अगर आप कहीं भी ऐसे आर्टिकल 2 या 3 को यूज़ करते हो तो उसमें सारे प्रोविजंस होने चाहिए ये कि जो कि फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में भी आएंगे, ताकि ये पूरा जो भी प्रोसेस है ये कंप्लीट हो सके एक तरीके से, ओके। क्योंकि अगर आपने सपोज दैट यहाँ पर आर्टिकल 3 में आप लॉ ले आते हो उसके अंडर कि हम भाई इसको बाइफर्केट कर रहे हैं, देन फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस नहीं आएंगे, देन वो कैसे वर्क करेगा, यू नो, कॉन्ग्रुएंस नहीं रहेगा, वो चीज़ें फ्लो में नहीं आएंगी। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में सभी चीज़ें विद क्लियरिटी होनी चाहिए। और साथ में इसमें क्या होगा कि बाकी के सारे भी यहाँ पर सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस यहाँ पर होंगे। इसका मतलब क्या है
कि सपोज दैट अब हमने यहाँ पर यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया, ओके तो सप्लीमेंट्री चीज़ें यहाँ पर क्या है, मतलब इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या है, तो यहाँ पर पहला तो यही है कि आप फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में चेंज करोगे, ठीक है। अब इंसिडेंटल का मतलब क्या होता है, इंसिडेंटल का मतलब ये है कि अब ये तो चलो हो गया, ठीक है, अब इसके साथ में भी तो कुछ चीज़ें होंगी, मतलब अब यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ है तो इनके उत्तराखंड को क्या है, में एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे देना पड़ेगा, इनको पुलिस फोर्सेस देनी पड़ेंगी, एंड ऑब्वियसली ये कैसे होगा, ये यूपी के ही जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो इनकी ही पुलिस फोर्सेस थी, इन्हीं को तो आप बाइफरकेट करोगे। इट मीन्स सप्लीमेंटल मतलब ये है कि इस प्रोसेस को सप्लीमेंट करने वाला, कंप्लीट करने वाला, या फिर उसमें एड ऑन देने वाला। इंसिडेंटल मतलब ये है कि चलो ये तो काम हो गया, आपने बाइफरकेट तो कर दिया, अब व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, तो व्हाट नेक्स्ट इज आप उनको एडमिनिस्ट्रेशन दो अब उनका, ठीक है, उनका जो जुडिशियल सिस्टम है उसको आप कैसे वर्क करोगे, ये सारी चीज़ें उसमें हम मेंशन करते हैं। देन कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो कुछ होंगे ना, अगर हमने यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कि सपोज दैट यूपी के ऊपर कल डेप्थ था कुछ, तो अब यूके अलग हुआ है उससे, तो अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा डेप्थ अब यूपी ही अपने ऊपर रखेगा, ऑब्वियसली यूके के ऊपर भी कुछ डेप्थ जाएगा, या फिर यूपी के पास कुछ रिसोर्सेज थे, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे यूपी रख लेगा, भाई यूके कैसे वर्क करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम कॉन्सिक्वेंशियल में देखते हैं। तो अब यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि क्लॉज 1 इसका क्या बोलता है, ठीक है, तो एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो क्लॉज 1 बोलता है कि 2 और 3 को यूज़ करके अगर आप कोई भी चेंजेस लाते हो तो फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल में भी ऑटोमेटिक आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, साथ ही साथ आप उसमें ऐसे भी प्रोविजंस ला सकते हो जो कि नेसेसरी हैं, विच आर सप्लीमेंटल इन नेचर, इंसिडेंटल इन नेचर एंड कॉन्सिक्वेंशियल इन नेचर, ठीक है, आप ऐसे भी उसमें चेंजेस ला सकते हो। और ये चेंजेस कैसे होंगे, ये चेंजेस वही होंगे जो कि पार्लियामेंट में डीम नेसेसरी, इट मीन्स ये सारे चेंजेस ऐसे होंगे जो कि पार्लियामेंट को ज़रूरी लगेंगे, उनको लगेंगे नहीं ये चीज़ नेसेसरी है, अदरवाइज ये चेंजेस वहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पर वही दिया हुआ है कि जब ये आएगा तो फिर रिप्रेजेंटेशन भी पार्लियामेंट में चेंज होगा, ठीक है, और लेजिस्लेचर स्टेट हैं वो भी चेंज होगा। इसका मतलब क्या है कि सपोज दैट यूपी और यूके पहले एक में थे, तो फॉर एग्जांपल इनके पास 100 सीट्स थी पहले लोकसभा में, अभी दोनों अलग होंगे तो इसमें से 70 सीट सपोज दैट आप यूपी को दे रहे हो और 30 सीट आप यूके को दे रहे हो, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। देन सेम चीज़ें यहाँ पर स्टेट असेंबली के लिए भी है कि सपोज दैट 500 सीट्स थी पहले यूपी और यूके के स्टेट असेंबली में, फिर अलग हुआ तो 400 आपने यहाँ पर, या फिर 350 आपने यूपी को दे दिया और फिर 150 आपने यूके को दे दिया। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये राइट फिगर्स नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ। और ये सारे चेंजेस कैसे होंगे, जैसा पार्लियामेंट को ठीक लगेगा। तो ये था क्लॉज 1 ऑफ दी आर्टिकल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है। तो क्लॉज 2 में सिंपली ये दिया हुआ है कि ये सारा जो भी यहाँ पर चेंज आएगा, आप शेड्यूल 1 में चेंज ला रहे हो, शेड्यूल 4 में चेंज ला रहे हो, आप चेंज कर रहे हो बाउंड्री, ठीक है, आप किसी को टेरिटरी को ऐड कर रहे हो इन दी यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर आप नाम चेंज कर रहे हो किसी भी स्टेट का, ये सारे जो भी चेंजेस होंगे ऑब्वियसली इससे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो हो ही रहा है ना, शेड्यूल्स जो हैं ये कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही तो हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है कोई भी तो वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। बट यहाँ पर सीधे सीधे ये दिया हुआ है, इस अमेंडमेंट को आप आर्टिकल 368 वाला अमेंडमेंट कंसिडर नहीं करोगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए अमेंडमेंट करने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से आप ये सारा कुछ कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी भी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में लाना है, किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है, उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, उसकी टेरिटरी इंक्रीज़ करनी है, डिमिनिश करनी है, ये सारा कुछ आप बाय यूजिंग दीज आर्टिकल्स ओनली कर सकते हो। आपको आर्टिकल 368 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आर्टिकल 368 के अंदर गिवन स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है इन दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी जो यहाँ पर हमने देखी, और यही है आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट्स हैं, एग्जिस्टिंग डाउट्स हैं, फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमें हमारे हैंडल्स पर या ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हो।
ठीक है, नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पे हम आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझेंगे। एंड टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।